नमस्कार स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आप सभी का ज्ञान मंजरी इनोवेटिव यूनिवर्सिटी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। ज्ञान मंजरी इनोवेटिव यूनिवर्सिटी को आज इस साल गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 के तहत एस्टेब्लिश करने की परमिशन दे दी गई है। आज से ज्ञान मंजरी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो है वो ज्ञान मंजरी इनोवेटिव यूनिवर्सिटी के तौर पे जाना जाएगा। आज हम लोग बात करेंगे कि ज्ञान मंजरी इनोवेटिव यूनिवर्सिटी क्या है, ज्ञान मंजरी इनोवेटिव यूनिवर्सिटी में कौन कौन से प्रोग्राम पढ़ाए जाएंगे, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होगी, किस तरह से पढ़ाए जाएंगे या किस तरह की सोच के साथ ज्ञान मंजरी इनोवेटिव यूनिवर्सिटी इस प्रोग्राम को अभी इस साल से इंट्रोड्यूस कर रही है। या तो हम बात करेंगे कि जीएमआईयू में किस तरह से अदर यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में, अदर कॉलेजेस के कंपैरिजन में डिफरेंटली पढ़ाया जाएगा और पढ़ा रहे हैं और उसका रिजल्ट क्या होगा। ज्ञान मंजरी यूनिवर्सिटी में, ज्ञान मंजरी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स की लाइफ कैसी इंटरेस्टिंग होगी, किस तरह से स्टूडेंट्स हंसते खेलते इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, इन सभी चीज़ के बारे में आज हम इस शॉर्ट वीडियो के अंदर बात करना चाहेंगे। ज्ञान मंजरी इनोवेटिव यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो उसमें दो वर्ड्स आते हैं, ज्ञान मंजरी एंड इनोवेटिव। ज्ञान मंजरी का मतलब होता है अंकुरित बीज, जिसकी मंजरी धीरे धीरे बड़ी होती जाती है, फूली फलती है और आगे जाके एक बड़ा सा वृक्ष बनती है, जिसकी छाया में फैमिली और फैमिली के मेंबर्स जो है वो अपनी लाइफ भी अच्छी तरह से बना पाते हैं। उस वट वृक्ष के साथ साथ पूरे समाज को भी फायदा होता है, देश को भी फायदा होता है। तो ज्ञान मंजरी के अंदर दूसरा जो वर्ड आता है वो है इनोवेशन। मैं हम ज्ञान मंजरी की इनिशियल स्टेज से बात करूं तो ज्ञान मंजरी के अंदर आज ज्ञान मंजरी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि डिग्री इंजीनियरिंग, ज्ञान मंजरी डिप्लोमा कॉलेज यानी कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग, ज्ञान मंजरी फार्मेसी कॉलेज यानी कि फार्मेसी कॉलेज, ज्ञान मंजरी कॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि एमसीए कॉलेज, ज्ञान मंजरी साइंस कॉलेज जिसके अंदर बीएससी आता है और ज्ञान मंजरी पीजी सेंटर जिसके अंदर एमएससी आता है। इन सबको आज तक हम लोग ज्ञान मंजरी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से नाम से जानते थे, बट अब इस साल से गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद इन सभी कॉलेज एक रूफ के अंदर आ गई है, जिसका नाम है ज्ञान मंजरी इनोवेटिव यूनिवर्सिटी। ज्ञान मंजरी की शुरुआत वैसे तो अगर हम लोग बात करें तो 2000 ओवरऑल 70 इयर्स बैक आउट हुई थी, जिसके अंदर आज भी ज्ञान मंजरी सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल भावनगर, ज्ञान मंजरी श्री ज्ञान मंजरी सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल भावनगर, नाइस दी प्राइमरी स्कूल भावनगर, ज्ञान मंजरी मॉडल स्कूल सीहोर, ज्ञान मंजरी विद्यापीठ महुआ एंड एस्पायर पब्लिक स्कूल सूरत अभी इसके अंदर में चल रही है। ओवरऑल 16,000 प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पर ज्ञान मंजरी के नाम के नीचे अपना कैरियर शेप कर रहे हैं। हो सकता है कल आपका भी नाम ज्ञान मंजरी से जुड़े और ज्ञान मंजरी की जो इस जर्नी जो है, जो उसकी एजुकेशन सिस्टम है, जो उसका कल्चर है, जो उसके इनोवेशन से उसका फायदा ले पाए और अपना कैरियर बना पाए। तो हम लोग बात करते हैं ज्ञान मंजरी इनोवेटिव यूनिवर्सिटी की। ज्ञान मंजरी इनोवेशन का मतलब आज क्या होगा, मैं आपको थोड़े बेसिक्स के बारे में बताना चाहता हूँ, बेसिक्स डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं स्टूडेंट्स को बोलना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स, आपको स्टैंडर्ड फर्स्ट या केजी की बात करें, बाल मंदिर जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर आपका दाखिला क्यों करवाया गया था? आपके पेरेंट्स जो है वो आपको केजी, यूजी, पीजी, केजी, एलकेजी, यूकेजी के अंदर क्यों छोड़ के आए थे? फर्स्ट स्टैंडर्ड में क्यों लेके छोड़ के आए थे? फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड आपने खत्म किया, सेकंड किया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 10th तक आपने पढ़ा। काफ़ी लोगों ने डिप्लोमा भी किया, उसके बाद में काफ़ी लोगों ने 11th 12th किया। अभी आप कोई भी हायर एजुकेशन का कोर्स सिलेक्ट करने वाले हो तो आपने ये सब एक्सरसाइज क्यों की?
या पेरेंट्स ने आपको क्यों करवाई? या मैं पेरेंट्स से पूछना चाहता हूँ कि आपके बच्चे को आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में क्यों छोड़ के आए थे? वो तो घर वापस आ जाना चाहता था, पर फिर भी मम्मी ने उसको कैसे भी करके, भले वो रोए, गिड़गिड़ाए, फिर भी उसको वहाँ पर रख के आए थे। वो क्यों? मैं सिंपली आपको बताना चाहता हूँ, उसका एक रीज़न है। जनरली हम लोग एक ह्यूमन बीइंग्स हैं। ह्यूमन बीइंग मतलब हम ह्यूमन को एक तरीके से एनिमल भी बोल सकते हैं। तो किसी भी प्राणी का एक नेचर होता है, या तो किसी भी प्राणी का खुद का बॉडी होता है, शेप होता है। बॉडी कोई भी जो जीवित प्राणी है, उसकी विकास जो है वो उसकी डिपेंडेंसी, उसकी एक्सरसाइज किस तरह से हो रही है, वो किस एनवायरनमेंट में पला बड़ा हुआ होता है, या किस तरह से उसको काम करना है, किस तरह की उसकी चैलेंजेस है, उस हिसाब से उसकी बॉडी की डेवलपमेंट होती है। जैसे हम हाथी की बात करें तो इतना बड़ा एनिमल है। कई हाथी जो है वो ठंडे प्रदेश में रहते हैं, कई हाथी गर्म प्रदेश में रहते हैं। आपने देखा होगा कई बिल्लियाँ, या तो हम बोल सकते हैं लेपर्ड या उसकी प्रजाति, वो कहीं आइसलैंड में डिफरेंट पाई जाती है, और जो गर्म प्रदेश है उसके अंदर भी डिफरेंट पाई जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा अनुकूलन के हिसाब से हमारा बॉडी जो है वो ढल जाता है। ये नेचर है किसी भी ह्यूमन बीइंग का या किसी भी एनिमल का। हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड में अपने बच्चों को इसलिए रख के आए थे ताकि उसकी मेंटल एक्सरसाइज हो। अल्टीमेटली एजुकेशन क्या है? एजुकेशन जो है वो हमें मेंटली एक्सरसाइज करवाता है। जब हमारे बच्चों को टीचर्स पढ़ाते हैं तो उसकी मेंटल एक्सरसाइज होते हैं, और हमें पता है जितनी हम लोग एक्सरसाइज अच्छी तरह से करेंगे, हमारा डेवलपमेंट, उस अंग का डेवलपमेंट भी उतना बढ़िया होगा। जैसे रेसलिंग में क्या होता है, डब्ल्यू की बात करें सपोज, तो हम लोग उस वहाँ पर खड़े भी नहीं हो सकते, 2 मिनट में ढेर हो जाएँगे, 1 मिनट भी नहीं खड़े हो रह सकते। पर वहाँ पर रेसलर जो है वो आधे-आधे घंटे, 1-1 घंटे तक मैच चलती रहती है, फिर भी उसको कुछ नहीं होता, या फिर वो झेल पाते हैं क्यों? क्योंकि उस हिसाब से खाना खाया, उस हिसाब से एक्सरसाइज़ की, उस हिसाब से उस खुद ने उस हिसाब से खुद को डेवलप किया या ढाला, बोल बोल सकते हैं। तो हमने एक्सरसाइज़ एजुकेशन इसलिए करवाया हमारे बच्चों का कि उसकी मेंटल एक्सरसाइज़ हो। जैसे-जैसे मेंटल एक्सरसाइज़ बढ़ती जाती है, वो 9th स्टैंडर्ड में आया, 10th स्टैंडर्ड में, 11th-12th सब में आया, तो उसकी एक्सरसाइज़ बढ़ती गई, उस हिसाब से उसकी रीज़निंग पावर जो है वो बढ़ती गई, और स्टूडेंट्स को खुद को लगा, खुद जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर वो डेवलप कर पाए। सो अल्टीमेटली एजुकेशन का मतलब यहाँ पर ये है। अभी एजुकेशन को एजुकेशन की डीप में बात करें तो एजुकेशन एक सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अब सिस्टम का मतलब क्या है? कि जैसे कोई इनपुट दिया जाए, सिस्टम का मतलब होता है कहीं से कुछ इनपुट दो, उसकी प्रोसेस हो और उसका आउटपुट हो। तो हमारी एजुकेशन सिस्टम में भी स्टूडेंट्स एज ए इनपुट होते अंडर प्रोसेस के लिए जाते हैं। उसकी मेंटली एबिलिटी डेवलप करने के लिए जो हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं वो पढ़ाए जाते हैं, और बाद में उस एबिलिटी के बेस पे उसका माइंड जो है रिफाइन होता है, और अल्टीमेटली वो प्रोफेशनल बन के या हायर स्टडी करके प्रोफेशनलिज्म सीख के प्रोफेशनल बन के स्किल को डेवलप करके वो इंडस्ट्री में जाता है या सोसाइटी में जाता है, और सोसाइटियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है, किसी के इंडस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है, या खुद का बिजनेस कर पाता है और आगे बढ़ पाता है, या फैमिली को मैनेज कर पाता है। तो ये है एजुकेशन सिस्टम। सिस्टम का मतलब ही यही है। बट हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ कमियां हैं, जो जैसे कि मैं एक जनरल बात बताऊं कि जनरली क्या होता है, कोई भी एजुकेशन कोई भी स्टैंडर्ड में अगर आप जाए, जैसे आप कॉलेज में जाते हो तो उस कॉलेज के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में फैकल्टी आते हैं, ब्लैक या वाइट बोर्ड यूज करते हैं, कुछ लिखते हैं, वो कुछ पढ़ाते हैं और पढ़ा के चले जाते हैं उस टॉपिक को। जब वहाँ पर बैठा हुआ स्टूडेंट जो है वो सोचता है कि ये जो टॉपिक है मुझे एग्ज़ाम में किस तरह से लिखना पड़ेगा, या एग्ज़ाम में किस तरह से पूछा जाएगा, उसी हिसाब से उस नज़रिए से उस टॉपिक को देखते हैं, और उस नज़रिए से उस टॉपिक को समझने की ट्राई करते हैं। उसके दिमाग में एक ही चीज़ होती है जो है एग्ज़ामिनेशन। बट अभी आज के समय के अंदर जस्ट एग्जामिनेशन बेस्ड अगर टॉपिक को समझा जाए या सीखा जाए, या तो सब्जेक्ट को पढ़ा जाए, और बाद में सपोज एग्जाम खत्म हो जाती है तो स्टूडेंट जो है वो भूल जाता है, तो इस तरह से जब भी किया जाता है तो उस टॉपिक का, उस सब्जेक्ट का, उस पढ़ाने का
सोसाइटी को या स्टूडेंट्स को कुछ भी फ़ायदा नहीं रहता। क्या बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिले, लाइफ लॉन्ग मिले या मेंटल एक्सरसाइज़ जो है वो अच्छी तरह से हो, उसके लिए हमें कुछ इनोवेशन अभी इस सिस्टम के अंदर करना पड़ेगा और वो इनोवेशन जो है वो ज्ञानमंदिर यूनिवर्सिटी आपके लिए लेके आई है। तो हम लोग क्या-क्या इनोवेशन करना चाहते हैं वो इस लाइन से हम लोग जनरली समझेंगे कि एजुकेशन, आइंस्टाइन ने ऐसा बोला था इतने साल पहले कि एजुकेशन इज नॉट लर्निंग ऑफ फैक्ट बट ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। तो हम लोग थिंकिंग पावर को किस तरह से बढ़ाए जिससे हमारा एजुकेशन जो है वो एजुकेशन रहे, हमारे बच्चे जो है वो वेल ट्रेन ना हो बट वेल एजुकेटेड हो, क्योंकि ट्रेनिंग एंड एजुकेशन में डिफरेंस है। मैं इस टॉपिक के डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत समय लगेगा कि ट्रेनिंग का मतलब क्या है, वेल ट्रेन का मतलब क्या है और वेल एजुकेशन एजुकेटेड का मतलब क्या है। वो एक बड़ा सा टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग 1 घंटे और बात कर सकते हैं, बट मैं उस बारे में आज बात नहीं करूंगा क्योंकि काफ़ी कुछ है जो मुझे आपको समझाना है आपकी करियर की चॉइस के मुकाम पे जब आप खड़े हो तब। तो हम लोग यहाँ पर इनोवेशन कुछ करना चाहते हैं काफ़ी कुछ एरिया में। इनोवेशन का मतलब होता है न्यू आइडिया, मेथड्स, नोवेल्टी और द इंट्रोडक्शन ऑफ द समथिंग न्यू, जिसको हम इनोवेशन बोलते हैं। सो इनोवेशन आइडिया के तौर पे होता है, टेक्नोलॉजी के बेस पे होता है, बिजनेस के बेस पे होता है। हम गोल कुछ डिफाइन करें उसमें भी इनोवेशन है, कुछ इंडस्ट्री के बेसिस है तो वो भी इनोवेशन है। कुछ इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स हम लोग कर सकते हैं, कोई क्रिएटिव आइडिया को लेके उसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। इनोवेटिवली लाइफ को हम लोग यू नो जी सकते हैं, हमारे कहने का मतलब। तो हम लोग इनोवेटिव यूनिवर्सिटी के अंदर, ज्ञान मंजरी इनोवेटिव यूनिवर्सिटी के अंदर क्या क्या इनोवेशन करेंगे उसकी ब्रीफिंग मैं आपको दे रहा हूँ अभी। इनोवेशन इन टीचिंग एंड लर्निंग मेथोडोलॉजी। तो हम चाहते हैं कि जो भी पढ़ाया जाए वो अच्छी तरह से प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जल्दी से जल्दी दिमाग में उतर जाए और कॉन्सेप्चुअली उसकी समझ में आ जाए, उस हिसाब से पढ़ाया जाए। जैसे कि हम लोग 4 स्ट्रोक इंजन की बात करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि 4 स्ट्रोक इंजन पढ़ाया जाता है। पहले 2 स्ट्रोक इंजन था, 4 स्ट्रोक, पहले तो स्टीम इंजन था, वो तो हम जानते हैं। अब आगे की बढ़े फिर BS4, 6 वो सब आ गए। तो उसमें क्या चेंजेस आए? अगर वो टॉपिक पढ़ाना है तो ज़रूरी नहीं है कि व्हाइट बोर्ड पे हम पढ़ाएँ। हमें ज़रूरी है कि उसके रिलेटेड एनिमेशन वीडियोज़ जो है 4 स्ट्रोक इंजन का दिखाया जाए। ज़रूरी है कि वर्कशॉप में जाके 4 स्ट्रोक इंजन कार जो है अवेलेबल है उसको ओपन करके उसके 4 स्ट्रोक इंजन को पूरा का पूरा डिसमेंटल करके उसको समझाया जाए। या तो हमारे पास उसके मॉडल्स होने चाहिए जिसके बेस पे हमें 4 स्ट्रोक इंजन पढ़ा चाहिए। सपोज हम लोग कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर भी ज़्यादातर क्या होता है, क्लासरूम के अंदर फैकल्टी आते हैं और व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाने लगते हैं, ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख के प्रोग्रामिंग भी लिख के पढ़ाते हैं। इससे अच्छा है कि आप प्रोजेक्ट डायरेक्टली कंप्यूटर के बेस पे प्रोजेक्टर का यूज़ करके प्रोग्राम लिखो और प्रोग्राम को कंपाइल करो, रन करो, ताकि उस चीज़ के अंदर जो भी एरर आ रही है, जो भी आप सिंटैक्स लिख रहे हैं, उस सब का स्टूडेंट्स को पता चले। इवन स्टूडेंट्स के पास भी कंप्यूटर, लैपटॉप अगर हो तो होना चाहिए उसके साथ में, ताकि वो अपने साथ फैकल्टी के साथ में उस कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम लिख पाए, खुद कंपाइल कर पाए, एक्सपीरियंस ले पाए कि मेरे लिखने के बाद कुछ एरर आ रही है कि नहीं, मुझे जो आउटपुट चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं। तो हम लोग इनोवेटिव टीचिंग लर्निंग मेथड में ये चेंज लाना चाहते हैं। सपोज हम लोग बात करें कि BSW की, हमारे यहाँ पर मैं आपको कोर्सेज के बारे में नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ, पर अभी बोल रहा हूँ कि BSW के अंदर काफ़ी ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जिसके बेस पे उन लोगों को गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को कम्युनिटी के ले जाना होता है। बट वो टॉपिक जब पढ़ाते हैं वो क्लासरूम में ही पढ़ाते हैं। क्यों ना वो टॉपिक, जैसे कि सपोज हेल्थ केयर की कोई सिस्टम है या PHC, CHC जो है वहाँ पर काफ़ी ऐसी स्कीम्स गवर्नमेंट की आती है, बट वो कम्युनिटी अडॉप्ट नहीं करती वो स्कीम को। क्यों? क्योंकि उसकी अवेयरनेस, उसका काउंसलिंग जो स्टूडेंट सोसाइटियल रूरल एरिया के लोगों को चाहिए वो नहीं कर पाते। वही टॉपिक जो है वो BSW के अंदर थियोरेटिकल पार्ट उसका वहाँ पर आता है, तो उसको टॉपिक वहीं पर पढ़ना होता है और उसकी एग्ज़ाम देनी होती है। तो क्या हम लोग उस टॉपिक को कम्युनिटी में, गाँव में स्टूडेंट्स को भेज के वो जो स्कीम जो है उसकी काउंसलिंग स्टूडेंट्स के थ्रू लोगों को करवा के क्या हम लोग चेक नहीं कर सकते कि स्टूडेंट कितने सीखे और कितने पढ़े और उसका आउटपुट क्या आया?
तो इस तरह से हम लोग सभी एरिया में, बीबीए हो, वो बीसीए हो या बीएसडब्ल्यू हो या बीए हो, बीकॉम हो, बीबीए हो, कुछ भी जो भी एरिया हम लोग पढ़ा रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स सीख रहे हैं, वो इस तरह से ही चलना चाहिए। अगर हम लोग कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में अकाउंटिंग सिखाया जाता है, बट अकाउंटिंग नामू, हाँ, तो हम लोग उसको नोटबुक लेके, वो नामा की बड़े-बड़े बुक्स लेके हम लोग उसको पढ़ाते हैं। बट क्या आज के तौर पे कितनी कंपनियाँ जो है वो इस बेस पे अपना अकाउंट मैनेज करती है? शायद नील अबाउट कह सकते हैं कि बहुत कम कंपनियां हैं जो अपना नामा लिखवाते हैं अभी, क्योंकि हमारे पास काफी सारे सॉफ्टवेयर आ गए। तो क्यों ना बीकॉम को सॉफ्टवेयर के थ्रू पढ़ाया जाए, क्यों नहीं? तो ये इनोवेशन ऑफ थियोरी टीचिंग एंड लर्निंग में करना चाहते हैं। उसके अलावा ये सब जो है वो सिलेबस का पार्ट ही हो, यूजीसी के फ्रेमवर्क में रह के ये सब काफ़ी हद तक मुमकिन है, क्यों नहीं है? बट इसके लिए विल पावर चाहिए, इसके लिए फैकल्टी चाहिए, इसके लिए फैकल्टी को मेहनत करनी पड़ेगी। जो ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो डीएनए होता है जो इंस्टीट्यूट का, उसके अंदर नहीं होता कि भई स्टूडेंट्स ठीक है, हम लोग क्लासरूम में स्टूडेंट्स आएँगे, टॉपिक पढ़ा देंगे, बस हमारा काम खत्म। तो टीचर ये नहीं चाहते कि वो स्टूडेंट्स उस टॉपिक को एक्सपीरियंशियल लर्निंग के साथ समझ पाए, ताकि उसका यूटिलाइज़ेशन है फ्यूचर में अपने करियर के लिए कर पाए। ये दिमाग में नहीं होता। सो इसलिए इसके लिए हम लोग जो है वो सिलेबस के अंदर ही इस तरह से मोल्ड करके देंगे सिलेबस। अभी हमने बहुत सारे सिलेबस कंप्लीट भी कर दी है, और उसके अंदर भी कोर्स आउटकम, प्रोग्राम आउटकम के साथ मैपिंग करके सिलेबस बनेगा, जिसके अंदर कटिंग एज टेक्नोलॉजी भी हो और साथ में प्रैक्टिकल अप्रोच, जिसको हम प्रैक्टिकम बोलते हैं। आज की नया वर्ड आया है अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, प्रैक्टिकम। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन, प्रैक्टिकम उसके अंदर अवेलेबल हो, जिसके थ्रू हम सिलेबस को इनोवेटिव वे से डिजाइन कर रहे हैं, और काफी कुछ हो गया है। उसी हिसाब से हम लोग फ्यूचर में भी पढ़ाएंगे, जिसका फायदा जो है वो स्टूडेंट्स को ज्ञान मंजरी इनोवेटिव यूनिवर्सिटी में मिलने वाला है। इसके अलावा इंडस्ट्री कोलैबोरेशन की अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग चाहते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर काफी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है जो स्टूडेंट्स अगर चाहे तो सॉल्व कर पाते हैं। इंडस्ट्री चाहे तो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स के पास वो काम करवा के स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस मिलेगा, और इंडस्ट्री जो है वो उसको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि सभी कंपनियां आज तक, छोटी-छोटी भी कंपनियां होती है, इवन शॉप भी होती है, वो चाहती है कि उसका बिज़नेस जो है वो इंटरनेशनली वो एक्सपांड करे। वो उस बिज़नेस अपनी खुद की प्रोडक्ट को सिर्फ़ और सिर्फ़ गुजरात में नहीं, इंडिया में नहीं, वो बाहर भी उसको भेज के उससे पैसा कमाए। तो इसके लिए उस मैन पावर चाहिए, वो शायद उस कंपनी के पास नहीं है, या अभी वो मैन पावर अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो क्या हो सकता है कि वही टास्क जो है वो स्टूडेंट्स को दे, वो स्टूडेंट एनालिसिस करके देंगे कि ये किया जा सकता है आपकी प्रोडक्ट के लिए, या तो फिर वो एनालिसिस करके दे कि कौन कौन से कंट्री में आपकी प्रोडक्ट चल सकती है या नहीं चल सकती। इस टाइप की जो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है या काफ़ी सारी एरियाज है जहाँ पर स्टूडेंट्स वर्कआउट कर सकते हैं, और उससे स्टूडेंट्स को एक्चुअली फ़ायदा होगा, वो उसको प्रैक्टिकम के तौर पे उसको पढ़ने को मिलेगा, ताकि उसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो, और एक्सपीरियंस के बेस अगर वो स्टूडेंट्स अच्छी तरह से उस कंपनी में काम करते हैं तो 100% वो कंपनी जो है वो उसको हायर कर ही लेगी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट में प्रॉब्लम आएगी। इवन मुझे लगता है कि इस तरह की अप्रोच से तो स्टूडेंट्स को बहुत बढ़िया सैलरी कंपनी को भी देनी पड़ेगी। उसके अलावा इनोवेटिव वे ऑफ रिसर्च हम लोग चाहते हैं कि कंपनी और रिसर्च इंस्टीट्यूट काफ़ी कुछ अवेलेबल जो इंडिया में है, उसके साथ कोलैबोरेट करके हम लोग, हमारे स्टूडेंट जो है वो मास्टर डिग्री या पीएचडी के अंदर रिसर्च करें। गवर्नमेंट के साथ हमारा ऑलरेडी कोलैबोरेशन है, गवर्नमेंट के साथ भी मिल के स्टूडेंट जो है वो रिसर्च कर सकते हैं, और रिसर्च का फ़ायदा जो है वो गवर्नमेंट को एज वेल एज स्टूडेंट्स को एज वेल एज सोसाइटी को मिल सकता है। तो उसमें भी हम लोग कुछ इनोवेटिव वे से, जैसे हमारे पास ऑलरेडी अभी हमारे स्टूडेंट्स और फैकल्टी के पास, हमारे डिपार्टमेंट के पास पेटेंट है, हमारे पास रिसर्च पब्लिकेशंस है, तो इन सब चीज़ का हम आगे जाके उसी में बढ़ावा करके हमारे स्टूडेंट्स को, भले ही वो बीबीए के स्टूडेंट्स हो, उसको रिसर्च अप्रोच होना चाहिए उसके पास में, उसको पता होना चाहिए कि मैं किस तरह से रिसर्च बेस्ड वर्कआउट कर सकता हूँ, जिससे मेरा फ्यूचर भी ब्राइट हो। हमारा अदर इनोवेशन है कि हम लोग कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। आज हम लोग
देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूटिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग कंप्यूटर फील्ड के अंदर सीमित नहीं रहा, उसको मैकेनिकल में भी, इलेक्ट्रिकल में भी और इवन म्यूजिक जैसे चीज में भी, कॉमर्स में भी यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। आज जो है सो हम लोग इस टेक्नोलॉजी का डिफरेंट वे से सब्जेक्ट के तौर पे स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा हो या डेटा साइंस हो या तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के सब्जेक्ट्स हो, ब्लॉकचेन हो या इंटरनेशनल ट्रेड के सब्जेक्ट्स हो, इन सब को हम लोग डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर डालेंगे, ताकि एक प्रोग्राम जो है, जैसे मैकेनिकल का प्रोग्राम है, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का काम कर पाए, या म्यूजिक के सब्जेक्ट जो है वो कंप्यूटर वाले या सिविल वाले म्यूजिक का सब्जेक्ट भी ले पाए। तो इस हिसाब से हमने इनोवेटिव वे से कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यूटिलाइज भी हमने किया है अपने सिलेबस में, हमारे जीएमआईयू के प्रोग्राम्स में। उसके अलावा इनोवेटिव वे हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी पास करना चाहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी का मतलब है बिजनेस करना या स्टार्टअप चालू करना या स्टूडेंट्स को सिखाना कि स्टार्टअप क्या होता है। तो एंटरप्रेन्योर के अंदर हम लोग को, जैसे आप कभी भी कहीं कहीं पर भी आप एंटरप्रेन्योर की बात करेंगे, जनरली आप जो एक्सपर्ट्स है वो क्या सलाह देंगे कि आप पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करो, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बाद उसको एनालाइज करो, उसके कंसेप्चुअली इसका प्रोटोटाइप बनाओ, प्रोटोटाइप के बाद उसको फिर से टेस्टिंग करो, एनालाइज करो और प्रोडक्ट बनाओ, कम्युनिटी आउटरीच करके उसके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो और फाइनल प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट करो। तो जनरली ये होता है पाथ, नॉर्मल पाथ में, और डेप्थ में आपको नहीं बता रहा हूँ, जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या एंटरप्रेन्योर के पार्ट होता है। बट हमने उसमें भी कुछ एडिशन किया है, जैसे हमारे बच्चे जब यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं, उसको भी ये सब किया है, और आने वाले बच्चों को भी हम लोग ये देंगे, आपको भी ये देंगे कि आप पढ़ते-पढ़ते कुछ अर्न करना सीखो साथ में। क्योंकि स्टूडेंट्स के पास काफ़ी कुछ ऐसा भी टाइम होता है जहाँ पर अगर वो प्रोडक्टिव काम करे तो साथ में बैठ के अर्न भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी सारे एरियाज़ जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल हो गए हैं, ऑनलाइन के तौर पे, या काफ़ी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हो गए जैसे इंटर्नशाला डॉट कॉम करके प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर आपको ऑनलाइन लर्न करने को मिलेगा थ्रू इंटर्नशिप। तो आप उसमें से वो प्रोजेक्ट ले सकते हो, आप बना सकते हो और उसके बेस पे आप अर्न भी कर सकते हो। तो आप अर्न व्हाइल लर्न करो, एंड फिर बाद में अगर आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाओ। आप खुद इंटरशाला जैसे प्लेटफॉर्म से प्रोजेक्ट ना लो, डायरेक्टली किसी के पास से, किसी की कंपनी के पास से प्रपोजल बना के उसके पास से डायरेक्ट प्रोजेक्ट लेने लगो और काम करके उसको देने लगो, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बाद आपको लगता है कि अब मुझे 2-5 बंदे एक्स्ट्रा रखने चाहिए, स्टूडेंट्स या एम्प्लॉय रख के मैं आगे बढ़ सकता हूँ, तो उस हिसाब से, तो जब आप सेल्फ एम्प्लॉय बन जाते हो उसके बाद में आपको नया रास्ता दिखेगा, जिसको हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। तो इस तरह से अगर एंटरप्रेन्योरशिप बनाया जाए, इस जर्नी को स्टूडेंट्स को पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ मिलाया जाए, या इनिशियली जो प्रोग्राम्स बीटेक प्रोग्राम या बीबीए, बीकॉम, बीएसडब्ल्यू उसके अंदर डाला जाए, साथ-साथ में उसको सिखाया जाए कि अर्न व्हाइल लर्न कैसे किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि 100% जो स्टार्टअप बनेंगे एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, जो स्टार्टअप निकलेंगे बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट, वो कभी भी क्लोज नहीं होंगे, वो सक्सेसफुल होंगे, उसकी गारंटी बढ़ जाती है। तो ये इनोवेशन रहेगा हमारा एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पे। उसके अलावा हमने इनोवेशन विथ एनईपी, हमारे सभी प्रोग्राम के अंदर एनईपी ने जो सजेशंस दिए हैं, उस सजेशन को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे इनोवेटिव वे से। जैसे सजेशंस है, जैसे मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट, माइनर, ऑनर डिग्री, तो तभी आगे हम लोग प्रोग्राम की बात करेंगे, उसमें आपको पता चल ही जाएगा ये सब पॉइंट। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आपको मिलेंगी। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो है वो हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है ऑलरेडी। स्टडी ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट जो आपको सीखने को मिलेंगे। स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको हमने प्लेटफॉर्म बना के आगे बढ़ रहे हैं, उसको बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर भार दे रहे हैं कि ताकि बच्चा जो है वो यहाँ से निकलने के बाद आइदर एम्प्लॉय बने या एम्प्लॉयर बने, या वो खुद तो चाहिए, अगर चाहिए तो वो जॉब करे या जॉब दे पाए, इतना सक्षम हो जाए, वो हम चाहते हैं। उसके अलावा टूवर्ड्स अ मोर होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ से निकला हुआ बच्चा एकदम होलिस्टिकली डेवलप हो,
को पता होना चाहिए कि ह्यूमन बीइंग क्या होता है, ह्यूमन वैल्यूज़ क्या है, वो उसको पता होना चाहिए। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। इसके अलावा इंटरनेशनलाइज़ेशन, स्टूडेंट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुजरात, इंडिया के अंदर ही वो एम्प्लॉयबल रहे या उसकी स्किल की यूटिलाइज़ेशन हो, ऐसा नहीं हो। वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बने, ताकि हमने ऐसे प्रोग्राम डाले हैं जिसके जो जनरली 3 इयर्स के होते हैं, हमने हमारे प्रोग्राम में उसको 4 साल का भी बनाया है। का बेनिफिट ये है कि जब वो इंटरनेशनली कहीं पर भी पढ़ने जाते, मास्टर करने जाते, तो उसको कुछ भी एक्स्ट्रा प्रोग्राम्स वहाँ जाके या कोर्सेज़ वहाँ जाके करना नहीं पड़ता, डायरेक्टली उसको मास्टर में एडमिशन मिल जाए। इस तरह से हमने प्लान किया है। उसके अलावा हम लोग चाहते हैं कि कहीं से भी हम लोग फाइनेंशियली सपोर्ट स्टूडेंट्स के लिए अरेंज पड़ा कर पाए, जो चाहते हैं कि एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, या स्कॉलरशिप के तौर पे स्टूडेंट्स को कहीं से भी सपोर्ट मिले जो डिज़र्विंग है उस स्टूडेंट्स को। हम लोग मोटिवेटेड एंड एनर्जाइज़ कैपेबल फैकल्टी को भी साथ में डेवलप करना चाहते, जो एनईपी ने सजेस्ट किया है। इसके अलावा इक्विटी एंड इंक्लूजन का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि हमारा कैंपस जो है वो सेफ कैंपस जो है वो हम बनाना चाहते हैं, और बने अभी तक तो बना ही है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई न्यूसेंस नहीं है। आजकल बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि कैंपसेस को ड्रग आदि की लतों से दूर रखना। बट हमें यकीन है कि पेरेंट्स और हम दोनों मिलके, क्योंकि हमारे यहाँ पर पेरेंट्स मीटिंग रेगुलरली होती है, का एक कारण ये भी है। बट इसके डीप में मैं अभी बात नहीं करूँगा। अभी मैं कह रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि इक्विटी इंक्लूजन के साथ हमारा एनवायरनमेंट जो है वो प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट हो, सेफेस्ट एनवायरनमेंट हो। रिमेनिंग वोकेशनल एजुकेशन, री-इमेजिंग वोकेशनल एजुकेशन का मतलब है कि हम लोग चाहते, ऐसे काफ़ी एरियाज़ जो जहाँ पर छोटे-छोटे सर्टिफ़िकेट्स का बहुत ही फ़ायदा होता है, तो उस हिसाब से हमारे वोकेशनल कोर्सेज़ भी आपको देखने को मिलेंगे। एंड टेक्नोलॉजी यूज़ एंड इंटीग्रेशन, सभी एरियाज़ में आपको एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ना है, आपको मोबाइल ऐप मिल जाएगी, उसके ऊपर आप काम कर पाओगे। अगर आप चाहते हो कि रिवीजन लेक्चर्स आपको अटेंड करना है, तो आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन है, उसके अंदर जाके आप रिवीजन कर सकते हो। जो फैकल्टी ने क्लासरूम में पढ़ाया, वही फैकल्टी आपको रिवीजन में भी देखने को मिलेंगे, या आपको अच्छे वाले एक्सपर्ट जो है वो रिवीजन एप्लीकेशन में लेक्चर्स मिलेंगे आपको, कि जहाँ पर आप बैठ के फिर से पूरा सब्जेक्ट पढ़ पाओ जब एग्जामिनेशन हो। तो इस तरह भी आपको काफ़ी कुछ मटेरियल भी उसके बेस पे मिले, कम्युनिकेशन भी आप कर पाओ इंस्टीट्यूट के साथ। सो ये सब फैसिलिटी का हमने ध्यान रखा है।